आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 21 सितंबर करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, इन सब की वजह से मैंने बात की हुई है ऑलरेडी अपने जो स्टडी ग्लोस पे है उस पर। 10,000 MCQ का कोर्स लाइव है दोस्तों, आप इसको अवेल करें। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अभी ज्योग्राफी मैपिंग चल रही है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा और कोई भी एग्जाम आप निकाल लेंगे। तो स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, वरना हमारी वेबसाइट विजिट करें। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बिल क्या, अब देखिए मान के चलिए 8 सितंबर को एक कमेटी बैठाई गई थी। 8 मेंबर्स की कमेटी थी, जिसमें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अध्यक्ष थे, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद हो गए, मेघवाल सर हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे। ठीक है, तो अब यही है कि इसमें लोकसभा, स्टेट विधानसभा और लोकल बॉडीज के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करना है, राइट। तो अमित शाह ने ऑलरेडी ये बोला था, और जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट मार्च 2024 में सबमिट होगी। अब इसमें सबसे पहले तो क्या होगा कि इसमें एक डेट दी गई है कि 2029 में जो इलेक्शन होंगे, मान लीजिए कि एक डेट है, उसमें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हो जाएंगे, और 100 दिन के अंदर अंदर पंचायत और लोकल इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो ऐसे एक ही बार एक ही इलेक्शन पूरे देश में होंगे, जिससे खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा, सब बचेगा, राइट। तो सबसे पहली बात तो लोकसभा और जो विधानसभा है उसमें तो आपको पार्लियामेंट एक बार अप्रूव कर दे तो फिर वहां पे तो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन लोकल बॉडीज के जो इसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है। जब आप लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो फिर आपको राज्य को भी मनाना पड़ेगा, है ना। अब इसमें आर्टिकल 83 सबसे पहले थी, जो लोकसभा का ड्यूरेशन है वो 5 साल है। अब इसमें होगा क्या, जैसे अब मान लीजिए कि अब जैसे 2029 है, अब 2029 में इलेक्शन हुए, 5 साल के लिए सरकार आ गई। अब राज्यों में भी उतने साल के लिए सरकार आ गई, सारे राज्यों में 28 राज्यों में उसी दौरान इलेक्शन हो गए। अब क्या है कि अगले इलेक्शन 2034 में होंगे, ठीक है ना। 2034 में अब मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2032 में सरकार गिर जाती है, तो जो चुनी हुई सरकार आएगी ना, वो 5 साल पूरे नहीं करेगी, वो वही 2 साल जो बचे हुए हैं उसके पूरे करेगी। आपको जैसे आमतौर पर लोकल इलेक्शन और पंचायत में होता है, राइट। तो मिड टर्म इलेक्शन इसमें नहीं होने वाले, ये समझिएगा। तो वही है कि 2029 देखते हैं। हालांकि अब ये बिल आएगा, शीत सत्र में ये बिल लाने की तैयारी है। अब ये कानून बनेगा नहीं बनेगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन 2028 में अगर करना है तो अब 2028 में करो। केंद्र अपने 1 साल क्यों नहीं कम कर रही है ना, क्योंकि 2028 में 10 राज्यों के इलेक्शन है, तो साइमल्टेनियस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अब यूपी में 2027 में इलेक्शन है, अब क्या यूपी में फिर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन कर दोगे, तो क्या एक ही साल के लिए सरकार रहेगी यूपी की। तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी कम होती है, एक ये भी दिक्कत है कि भाई एक बार इलेक्शन में 5 साल तक छुट्टी, ऐसे इलेक्शन होते रहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी हद में रहती है। लेकिन यहां तो एक बार इलेक्शन होने फिर 5 साल तक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। और फिर इतनी ईवीएम है क्या हमारे पास, 35 लाख ईवीएम्स की जरूरत है, इतने रिसोर्सेज है क्या। अच्छी बात इसमें यह होगी कि हमारे रिसोर्सेज बचेगा, हमारा टाइम बचेंगे, बहुत पैसा खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लोगों का टाइम जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात में जो सरकार है वो कितने टाइम तक चलेगी, ये दिक्कत है। तो 2 साल 3 साल, है ना। तो ऑपोजिशन ने जाहिर सी बात है इसमें बोला है कि ये तो बहुत ही गलत है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, और हम किसी भी हाल में इसको आने नहीं देंगे। मिनी मून, देखो ये लेक्चर भी मैंने किया था चैनल पे। तो मिनी मून, धरती को 2 चांद मिलेंगे, जी हाँ। 2024 PT5 एक एस्टेरॉइड है, धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच लेगी। तो लेट सितंबर में मान लीजिए कि ये 2 महीने तक ये धरती के चक्कर काटेगा, यानी कि हमारा चांद है ही है, ये एस्टेरॉइड भी धरती के चक्कर लगाएगा। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, वो रॉकी बॉडीज होते हैं जो प्लैनेट नहीं बन पाया, उसके बाद ये आवारागर्दी करते हुए घूमते हैं। तो इस एस्टेरॉइड को 7 अगस्त 2024 में डिस्कवर किया गया। 33 फीट लंबा एस्टेरॉइड है, ठीक है। हालांकि ये आप देख नहीं सकते क्योंकि बहुत ही छोटा है, इसीलिए इसको मिनी मून बोला जा रहा है। मिनी मून वही होते हैं जो धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इन एस्टेरॉइड को खींच लेती है। थोड़े टाइम तक धरती इनसे रिलेशनशिप में रहती है, उसके बाद ब्रेकअप कर लेती है कि निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो। तो 4 मिनी मून अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। ये हिसाब किताब है। अब ये अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट में ये एस्टेरॉइड ओरिजिनेट होता है, ओके। और ये मिनी मून है, तो अब बोलते हैं कि शायद ये मिनी मून के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, लेकिन एक हॉर्स शू शेप्ड ऑर्बिट ये फॉलो करेगा। और जाहिर सी बात है इस तरीके के एस्टेरॉइड जो है वो हमारी नॉलेज को एनहांस करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी,
तो एम रविचंद्रन जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब ब्लू की बात है तो ओशंस की बात, पानी की बात, जहां पे ब्लू लगा हो तो वहां पे हमेशा पानी की बात होगी, ठीक है ना। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो भारत का जो पूरा इकोनॉमिक जोन है, उसकी मैपिंग करवाई जाए। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें सूरज है, टाइड्स हैं, विंड्स, वेव्स, सैलिनिटी ग्रेडियंट्स कितना है, कितना पोटेंशियल है कि हम इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। भाई 220 किलोमीटर जो हमारी कोस्ट लाइन है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हर देश का उतना होता है, मतलब वो 220 किलोमीटर समुद्र वो आपका, उसके बाद फिर ओपन सीज आ जाता है, वो किसी का नहीं है, राइट। तो भारत के जो EEZ है उसमें 9.2 लाख टेरावाट आवर्स एनर्जी जनरेट कर सकता है। इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है, मतलब जिंदगी में अगले 100 सालों तक कभी लाइट ना जाए। भारत की 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जिसमें ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं ताकि ब्लू इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रेंथन करे। अब 20 से 30 साल का डेटा है जो कि अलग अलग वेदर मॉडल से कनेक्ट किया है। डेली, मंथली, एनुअल एनर्जी जनरेशन इसमें हमको मिलते रहते हैं। तो जो TM बालाकृष्ण नायर हैं, हेड ऑफ द मॉडलिंग ऑफ INCOIS, उन्होंने बोला कि ये इंडस्ट्री को हेल्प करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोयला, पेट्रोल कब तक आपको एनर्जी देता रहेगा, ये समझना है, ठीक है ना। और फ्यूचर में भी इसको एक्सपैंड किया जाएगा। PM आशा, हमारा आखिरी करंट अफेयर्स। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना या अभियान, इसको लॉन्च कर दिया है। 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं 2026 से लेकर 2026 तक, मतलब अगले 2 साल तक ये चलेगी। फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो इसमें एक तो PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस सपोर्ट स्कीम, पब्लिक प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, किसानों को एक तरीके से बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा। तो इसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोपरा, 45,000 करोड़ तक हम इसको प्रोक्योर करेंगे, सरकार इसको प्रोक्योर करेगी, राइट। अब ये MSP पे प्रोक्योर किया जाता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मतलब वही है कि बफर स्टॉक पल्सेस और अनियंस का रहेगा ताकि होर्डिंग ना हो सके, क्योंकि इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं, ओके। और बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो पल्सेस को देखेगी। अब इसका एक्सपैंड PDPS जो है, ऑयल सीड्स, जो नोटिफाइड ऑयल सीड्स है वो 25 से 40% तक एक्सपैंड होने वाला है। तो MSP और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस आएगा वो भी पैसा दे दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात करें तो भाई इसमें जाहिर सी बात है कि जो आपका प्रोडक्शन एरिया है, ठीक है, 25% इसमें कवर होगा पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, यानी कि वो क्रॉप्स जो आपके खराब हो सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर तो सब्जी, फूलों की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो किसानों को डायरेक्ट पेमेंट कर दी जाएगी, राइट। टोमेटो, अनियन, पोटैटो, TOP। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कॉस्ट भी सरकार इंक्लूड करेगी, सरकार ही देगी वो पैसा, ताकि प्राइजेस को स्टेबलाइज किया जा सके। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारे 10,000 MCQ कोर्स को अवेल करो। थैंक यू सो मच।